Hello friends, welcome to physics time. So this is our 2014 DSSB पेपर टायर 1। तो ये जो पेपर है मैंने टेलीग्राम पे सेंड किया हुआ है, यहाँ पर हम इसे डिस्कस करेंगे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके। तो जो इससे फर्स्ट 100 क्वेश्चंस हैं वो जनरल पेपर है। ये 101 से 200 तक जो है क्वेश्चंस इसमें वो हैं हमारे फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हम फिजिक्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। 2014 के बाद पैटर्न चेंज हुए हैं 2 बार, लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करो, पैटर्न पे मत जाना इसके। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, इसके जो क्वेश्चंस हैं इनसे हमें ये पता चलेगा हमें चीजें पढ़नी क्या है। एक बार क्वेश्चंस इसलिए देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल अराइजेस फ्रॉम। थर्मल एक्सपेंशन किसी भी मटेरियल का किस वजह से होता है, उसके जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स है उसमें असिमेट्री होती है, उसकी वजह से होता है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, कॉम्पटन इफेक्ट ऑफ फोटोन क्या बताता है। कॉम्पटन इफेक्ट की वजह से हमें पता चलता है कि उसमें पार्टिकल में फोटोन में मोमेंटम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू बतानी है। एनर्जी आइगन वैल्यू निकलती है ऐसे, कौन सी स्टेट है फर्स्ट, तो एन की वैल्यू क्या हुई 1, तो ये क्या आ गया 3/2 एच कट ओमेगा। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि एक करंट एम्पलीफायर है उसे कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। कोई भी एम्पलीफायर हो, ट्रांजिस्टर हो, कुछ भी हो ऐसा सर्किट, उसमें जो होता है उसका इनपुट इंपीडेंस हमेशा लो होता है और आउटपुट हमेशा हाई। तो ये किसी पे भी लगेगा, करंट एम्पलीफायर हो, वोल्टेज एम्पलीफायर हो, पावर एम्पलीफायर हो, कोई ट्रांजिस्टर हो, तो ये उसकी कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 105, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन क्लासिकल फॉरबिडन रीजन इज। जो वेव फंक्शन है क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में वो एक्सपोनेंशियल होता है। इसमें जो आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो थोड़े कम आएंगे, लेकिन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डिस्पर्जन रिलेशन दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए के। हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो आपकी ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है वीजी, वो निकलती कैसे है, उसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाय डी के। वो कैसे निकालोगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू के डेरिवेट कर दो, 2 ओमेगा डी ओमेगा बाय डी के, इसका आएगा ए, तो यहां से डी ओमेगा बाय डी के क्या आएगा ए बाय 2 ओमेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया ए बाय 2 ओमेगा। क्वेश्चंस छोटे हैं तो जल्दी जल्दी करेंगे उन्हें। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें बोला है कि एटॉमिक मास दिया आपको ड्यूट्रॉन का, उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। डेल्टा एम क्या होता है, जितने उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उसको ऐड करके उनके मास को, उसके टोटल मास को माइनस कर देंगे। मास ऑफ एच, कितने प्रोटॉन्स होंगे उसके अंदर जितने कि हाइड्रोजन में होते हैं, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास ऐड करेंगे, ये ड्यूट्रॉन बन जाता है। ड्यूट्रॉन क्या होता है, जिसके पास जो हाइड्रोजन एटम का क्या होता है आइसोटोप होते हैं, जिसके पास एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है, बस माइनस कर दिया मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो दिया हुआ है। इनके मास आपको याद रखने पड़ेंगे एज ऑब्वियस। ये दिया हुआ है माइनस कर दो, ये आ जाएगा एएमयू में। जब आपको डेल्टा एम एएमयू में दिया हो तो उसे 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी इतनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, इसमें हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की लार्मर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। लार्मर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू गामा बी। गामा इज द गायरो मैग्नेटिक रेशो। ये निकालते कैसे हैं गायरो मैग्नेटिक रेशो, ये निकलती है Q/2m से। इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है तो Q की वैल्यू क्या हुई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 9.1 इंटू 10⁻31। बी यहाँ पर दिया हुआ है 1 टेस्ला। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8.8 इंटू 10⁻10 रेडियन पर सेकेंड। ये क्वेश्चन मैंने नहीं निकाला है क्योंकि मुझे रिलेटेड फॉर्मूला अभी इस टाइम रिमाइंड नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें बोला है कि आपकी दो मैकेनिक
क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हैं वो कम्यूट कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि ये कम्यूट कर रहे हैं, ये एंटी कम्यूट कर रहे हैं। उस कम्यूशन का मतलब क्या है? उस कम्यूट का एक्चुअली फिजिकली मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि अगर दो क्वांटिटीज कम्यूट कर रही है तो इसका मतलब हम उन्हें साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे मेजर कर सकते हैं। तो वी कैन मेजर बोथ क्वांटिटीज साइमल्टेनियसली, यानी सेम टाइम पे, साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें बोला है कि एक हीलियम नियॉन लेजर है, उसमें ट्रांजिशन कहाँ होते हैं? ट्रांजिशन नियॉन्स में होते हैं। नियॉन ट्रांजिशन की वजह से ही जो है हमें क्या मिलती है? लेजर मिलती है। जो हीलियम है वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है बस। नाउ क्वांटम मैकेनिक्स 112 क्वेश्चन। क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव पैकेट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आल्सो ऑकर ड्यू टू, ब्रॉडनिंग किसकी वजह से ऑकर हुई? अनसर्टेनिटी की वजह से। हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर पा रहे थे, उस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या हुआ? ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, पोजीशन, मोमेंटम और अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन नंबर 114, एक ऑप्टिकल फाइबर है, उसमें जो सिग्नल है वो किस में प्रोपोगेट करता है? कोर में से प्रोपोगेट करता है। ऐसे आपका बनता है ये कोर, उसके ऊपर क्लैडिंग की लेयर, उसके ऊपर जैकेट। तो जो ये है ये बाहर जाने की कोशिश करता है सिग्नल, यहाँ से PIR हो जाता है और ये वापस इसी में रह जाता है। तो वो इसी के अंदर प्रोपोगेट करता रहता है, क्लैडिंग तक नहीं जाता। 115, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एन एटम मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट होती है 10⁻³ से 10⁻⁻6 सेकेंड तक। तो इसमें अगर आप ऑप्शन चेक करो तो 10⁻⁻3 मिनिमम टाइम यही होगा, सॉरी मैक्सिमम। जो यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट है वो इनमें से किसके सिमिलर होगी? प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल सेकेंड। ये यूनिट एंगुलर मोमेंटम की भी होती है, आप निकाल के देखो। एनर्जी की क्या होती है? जूल। पावर की क्या होती है? जूल पर सेकेंड। मोमेंटम की क्या होती है? kg मीटर सेकेंड इनवर्स। तो एंगुलर मोमेंटम की जो होती है वो होती है दिस, जूल सेकेंड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 117, इसमें बोला है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूरी है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे भी। उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल होंगे कि उसके ऊपर कितने फोटॉन्स पड़ रहे हैं। कितने फोटॉन्स पड़ रहे हैं इसका मतलब इंटेंसिटी कितनी है उसकी। 118 क्वेश्चन, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम केमिकल इफेक्ट यूज करते हैं, हम बहुत सारे इफेक्ट यूज करते हैं, उसमें एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है। पीजो का मतलब होता है हम प्रेशर डिफरेंस देते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर से प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, हमें उसका फोर्स कांस्टेंट निकालना है। देखो फोर्स कांस्टेंट होता है K, जो आप स्प्रिंग कांस्टेंट में आपने पढ़ा होगा वो वाला, वैसा ही। पर यहां पर हमारे क्या हो रहा है? वाइब्रेशंस हो रही है। वो कैसे निकलता है? ओमेगा इज इक्वल टू √K म्यू। म्यू इज द इफेक्टिव मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। यहां पर एक पार्टिकल तो दिया नहीं, तो इफेक्टिव मास उठाना पड़ेगा। ओमेगा क्या है? 2π म्यू इज इक्वल टू √K म्यू। K निकालना है यहां से, उसके लिए 2π पता है, म्यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ ये, और ये इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? m1 m2 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पर दो एटम्स हुए कार्बन और ऑक्सीजन, इनका इफेक्टिव मास कितना होगा? जो मास ऑफ कार्बन है वो कितना होता है? 12 AMU, और मास ऑफ ऑक्सीजन या तो 16 AMU सीधा ले लो या 15.99 AMU ले लो, मर्जी है। इससे आपका म्यू निकल जाएगा। म्यू से आप यहाँ K निकाल पाओगे इस इक्वेशन में पुट करके। सॉल्व कर लेना, इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा ये। जो
कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर आप याद कर सको तो डायरेक्ट याद करते हैं, निकालना नहीं पड़ता इसका। 1860 न्यूटन पर मीटर इसका जो है के की वैल्यू होती है, के इफेक्टिव। नाउ 120 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है जब वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट। उसके लिए फॉर्मूला होता है ये, लैम्डा इज इक्वल टू, देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, h बाय पी। पी को कैसे लिख सकते हो, h बाय 2m e अंडर रूट। और इलेक्ट्रॉन के लिए e क्या होता है, e होता है ev। तो यहां से पुट करके ये फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले में आपको h की वैल्यू पता है, 2 की पता है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, v की वैल्यू दी है 50। सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 1.7 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लेना, ये पेपर में सॉल्व नहीं करवा रही हूँ इसमें के क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा बहुत ही कैलकुलेशंस हैं, आप कर लोगे वो तो। नेक्स्ट 121 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि आपके पास एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दिए हैं, तो आप पता कैसे लगाओगे कि कौन सा पी टाइप और कौन सा एन टाइप, बाय होल कोफिशिएंट। होल कोफिशिएंट से पता लगा सकते हो, बाकी किसी चीज से आप पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे पेपर में देखा है और ये फॉर्मूला मिलता नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है फिर। इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें इलेक्ट्रॉन्स की मेटल में, उसके लिए फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, ये याद रख लेना। कभी कभी इस प्लस को आगे दे देते हैं, 1 प्लस दिस, रट लो इस फॉर्मूले को भाई। नेक्स्ट, एवरेज एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल एट 0 केल्विन, वो होती है दिस। एवरेज एनर्जी होती है उसकी, जो फर्मी एनर्जी होती है उसके 3/5। माइक्रो कैनोनिकल असेंबल जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली, उसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक आइसोलेटेड सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं जो इक्विलिब्रियम में हो। इसके क्वेश्चन पे डाउट था, तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये हुआ अब सही। 125, मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो एक वीडियो में नहीं करेंगे बट धीरे धीरे कर लेंगे, 2-3 वीडियोस में कवर कर लेंगे 100 क्वेश्चंस, बट एक वीडियो में 30-40 क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। द डेविएशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए न्यूक्लियस फ्रॉम स्फीरिकल सिमेट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग इट्स, किसी का चार्ज का स्फीरिकल सिमेट्री अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हमें चाहिए क्वाड्रपल मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी वैसे, इसमें बोला है कि हमें एक क्या दी हुई है, सिनोसाइडल वेव दी हुई है जिसमें v नॉट साइन ओमेगा टी क्या है, उसमें वोल्टेज दी है, r और l में दिया है, तो हमें एम्पलीट्यूड ऑफ करंट निकालना है। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या होएगा, v नॉट बाय z। z मतलब इस पूरे का इम्पिडेंस, और z कैसे निकलता है, r स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर l स्क्वेयर। तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, इसमें बोला है कि अगर सन का टेम्परेचर क्या हो जाए, आधा हो जाए, तो उसकी पावर कितनी होगी। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगेगा यहाँ पर, क्योंकि सन जो है वो पावर रेडिएट करता है, और रेडिएशन के लिए ये लॉ लगता है, वेयर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। अगर जो T है अगर 2 के फैक्टर से चेंज हो रहा है तो पावर कितने फैक्टर से चेंज होएगी, 2⁴, यानी कि 16 के। क्या ये वाला क्वेश्चन अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आपने एचटेट का पेपर दिया है, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आया था, उसमें भी थोड़ा सा फॉर्म चेंज की थी लेकिन क्वेश्चन यही था। इसमें बोला है कि अगर किसी की लेंथ L है तो उसकी एनर्जी जो है E है। अगर उस पोटेंशियल वेल की लेंथ L/2 कर देंगे तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये हमेशा स्क्वायर के फैक्टर से चेंज होगा, इसकी एनर्जी हो जाएगी E/4। अगर उसकी लेंथ L/3 कर दे तो E/9, तो स्क्वायर के फैक्टर से चेंज होगी, तो ये आ जाएगा E/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड, जिसको नहीं समझ में आए वो छोड़ देना बेशक, तो क्योंकि इसके लिए फिर आपको ना पूरा लैटिस स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। इसमें क्या है, एक एटम दिया है जिसका डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल में है, जो हमें क्या बताना है कि जो यहां पर देखो, अब हमने क्यूबिक क्रिस्टल बना लिया जिसकी एक लेंथ क्या है A, ठीक है। अब उसके जो डायगोनल है ना, उसके डायगोनल पे
जितने एटम्स हैं उनके बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना है। अब एक बात बताती हूँ, जो डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल है वो एक एफसीसी स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन उसमें 4 एटम्स एक्स्ट्रा होते हैं जो डायगोनल्स पे, बॉडी डायगोनल्स पे पड़े होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी होता है। ये प्रॉपर एफसीसी ना होके एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जो एफसीसी की फॉर्म में है। तो जो ये कुछ कार्बन, 4 कार्बन एटम्स जो इसके डायगोनल पे पड़े होते हैं। अब अपने रूम को कंसीडर करो और देखो, एक तो ये डायगोनल बनेगा इसका, एक ये डायगोनल, एक इस तरह से, एक ये डायगोनल बनेगा, इस तरह से इसमें 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे। अब जो 4 एक्स्ट्रा एटम पड़े होते हैं वो कैसे पड़े होते हैं? सपोज ये बॉडी डायगोनल है, यहां से 2 पॉइंट्स हैं, इसके 4 पॉइंट कर लो, सॉरी, सपोज ये बॉडी डायगोनल है, इसके 4 पार्ट्स कर लो, 1 2 3 4। देखो चारों में एक तो यहां पड़ा होगा 1/4 डिस्टेंस पे, एक 3/4 डिस्टेंस पे, एक 1/4 पे और एक 3/4 पे, इस तरह पड़े होंगे चारों। हमें क्या निकालना है? एवरेज डिस्टेंस। एवरेज कैसे निकलता है? 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4/4। ठीक है, अब किस पे पड़े हैं? बॉडी डायगोनल पे। बॉडी डायगोनल मान लो इसकी लेंथ है r, यानी एक r/4 पे, 2 r/4 पे पड़े हैं, 2 3r/4 पे पड़े हैं। निकाल लो इनका एवरेज। एवरेज कितना निकलेगा? r/2। इस तरह से एवरेज निकालेंगे, ये लो। ठीक है, अब r की वैल्यू भी तो निकालनी है। r कैसे निकलेगा? पहले तो ये वाली वैल्यू निकाल लो बाय पाइथागोरस। ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, ए है, ये ए है, तो ये कितना निकल गया? √2a। अब जो डायगोनल बनेगा ना वो कैसे बनेगा? उसका क्या आएगा? r कैसे निकलेगा? r² इज इक्वल टू √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। एक तो साइड आ जाएगी, एक साइड के साथ, एक इस अपर डायगोनल के साथ, फेस डायगोनल के साथ, और एक बॉडी डायगोनल, तीनों बना के राइट एंगल बनाएंगे जिसका हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? बॉडी डायगोनल। तो r की वैल्यू आएगी √a। और ये वैल्यू कितनी थी? r/2। ये देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है? r/2। तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा √3a/2। इसलिए बोल रही हूँ जिसको ना समझ में आए वो छोड़ देना, क्योंकि इसके लिए पूरा लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इस टाइप के 1 2 ही क्वेश्चन होते हैं मुश्किल से जो इतने कॉम्प्लिकेट देते हैं। DSSS भी थोड़े ठीक क्वेश्चन देते हैं आपको, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो खत्म होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगी 3 वीडियो में वाला आपका पेपर पूरा हो जाए। इसके बाद टायर 2 भी डिस्कस करना है इसका। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।